नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात पाकिस्तान की, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ वापस लौटे हैं। पाकिस्तान के 3 बार प्रधानमंत्री रहे नवाज शरीफ करप्शन के आरोपों की मिली सजा के खिलाफ पाकिस्तान में रहकर संघर्ष करने के लिए पाकिस्तान वापस लौटे हैं। नवाज शरीफ ने अपने खिलाफ सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए यह भी आरोप लगाया है कि सेना और अदालतों ने उन्हें सत्ता से बाहर रखने के लिए मिलकर साजिश रची। पनामा पेपर लीक के बाद नवाज शरीफ के खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के 3 मामलों में से एक एनफील्ड संपत्ति मामले में पाकिस्तान की भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने 10 साल की उन्हें सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर करीब 72 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया। यही नहीं, नवाज शरीफ की बेटी मरियम को भी 7 साल की सजा हुई। नवाज शरीफ को भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते प्रधानमंत्री का पद भी छोड़ना पड़ा था। अदालत ने उन्हें चुनाव लड़ने से भी अयोग्य करार दिया था। पाकिस्तान में 25 जुलाई को आम चुनाव होने हैं और उससे पहले नवाज शरीफ का पाकिस्तान पहुंचना क्या संकेत देता है? क्या उनका मकसद है? और उनके पाकिस्तान में पहुंचने के बाद इसका वहां की राजनीति और चुनावों पर क्या असर होगा? कौन कितना प्रभावित होगा? और साथ ही उनका भविष्य राजनीतिक या फिर दूसरे तौर पर क्या दिखता है, समझेंगे अपने 4 खास मेहमानों से। हमारे साथ स्टूडियो में है राणा बनर्जी, पूर्व विशेष सचिव, कैबिनेट सचिवालय, भारत सरकार। स्वागत है सर आपका। कमर आगा हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे देशों पर खास नजर रखते हैं। स्वागत सर आपका। शरद सबरवाल साहब हैं, पूर्व उच्चायुक्त आप थे पाकिस्तान में। शरद साहब, बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ इम्तियाज गुल साहब हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जो कि पाकिस्तान इस वक्त इस्लामाबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इम्तियाज साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। शुरुआत में इम्तियाज साहब आपसे ही करना चाहूंगा, नवाज शरीफ साहब का पाकिस्तान लौटने का फैसला, यानी कि स्वदेश आने का फैसला, इसे आप कैसे देखते हैं? और जब 25 तारीख को चुनाव हैं। देखिए, उनको तो सजा हो चुकी है और वो आप सबको मालूम है कि उनके 4 फ्लैट्स हैं उनकी फैमिली के नाम, और उसकी एक्सप्लेनेशन अभी तक ये नहीं मिल सकी कि वो 4 फ्लैट उन्होंने कैसे खरीदे। तो ये तो एक मामला क्लियर है। असल मेरा ख्याल है जो उनके वापस आने का उद्देश्य है वो है अपनी बेटी मरियम नवाज के जो उद्देश्य है, भविष्य है पॉलिटिकल, उसको जिंदा रखना है। क्योंकि एक तरफ शहबाज शरीफ हैं, उनके छोटे भाई, और फिर उनके बेटे हैं हमजा शहबाज, और दूसरी तरफ अब मरियम नवाज हैं। उनके 2 भाई तो लंदन में हैं, वहीं पे सेटल्ड हैं। लेकिन बड़े अरसे से नवाज शरीफ साहब की एक कोशिश थी कि मरियम नवाज को एक नई बेनज़ीर भुट्टो के तौर पे ग्रूम किया जाए, पेश किया जाए। तो बुनियादी मैं समझता हूँ, अब कतई नज़र इसके रिगार्डलेस के ये जेल जाते हैं, जेल में उनको सज़ा कितनी देर ठहरना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट फिर उनकी अपील पे क्या फैसला करती है। तो बेसिक उनका उद्देश्य यही लगता है कि मरियम नवाज को रेलेवेंट रखें और अपनी पार्टी को भी इंटैक्ट रखें वापस आके, क्योंकि अगर ये वापस ना आते तो मेरा ख्याल है उसकी वजह से पार्टी उनकी टूट जानी थी। शरद साहब, जैसा कि गुल साहब ने कहा, क्योंकि आप पाकिस्तान उस दरमियान रहे भी जब वहाँ पर नवाज शरीफ साहब प्रधानमंत्री हुआ करते थे, जिस तरीके से उन्होंने फैसला लिया है, कुछ लोग इसे कहते हैं कि एक बड़ा फैसला है, एक बड़ा रिस्क उन्होंने लिया है। और क्या वाकई जिस तरीके के हालात पाकिस्तान के अंदर हैं राजनीतिक तौर पर, जहां पर उन्हें तमाम आरोपों के बाद किनारे, मैं कहूं दरकिनार कर दिया गया, किनारे खड़ा कर दिया गया है, और ऐसे में उनका वापसी पाकिस्तान में जो संदेश है आम जनता के बीच में उनकी पकड़ या फिर पहुंच को लेकर, वो कैसे देखती है? देखिए, पाकिस्तान में करप्शन तो बहुत रही है, सिविलियन रूल में भी रही है, मिलिट्री के रूल में भी रही है। अब क्या जो चार्जेस हैं उसमें सच्चाई है या नहीं, ये तो कोर्ट्स तय कर सकती हैं, अगर कोर्ट्स का फैसला जो है वो फ्री एंड फेयर हो। अब इसी में बहुत सा मामला उठा है। ऐसा लगता है कि ये अकाउंटेबिलिटी का मामला कम है, एक बड़ी सिलेक्टिव सी अकाउंटेबिलिटी हुई है। ये सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप का मामला ज़्यादा लगता है। जैसे कि उनको प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकाला गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टाइट डेडलाइन दी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को कि फ़ैसला इलेक्शन से पहले आ जाए। उन सब को देखते हुए ये लगता है कि कुछ फोर्सेस, और जाहिर है कि आर्मी
ये नहीं चाहती कि नवाज शरीफ पावर में आएँ। उनकी पॉपुलैरिटी पंजाब में है, जहाँ से करीब 55% सीट पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में जाती हैं। तो वहाँ इलेक्टोरल बैटल होनी है। अब उनको बरतरफ कर दिया गया, उनको डिसक्वालीफाई कर दिया गया। वो लंदन में थे, उनकी वाइफ काफ़ी सीरियसली बीमार हैं, और जैसा कि आपके दूसरे पैनलिस्ट ने कहा, उनके लिए आना बड़ा ज़रूरी था। पार्टी को तोड़ने की बड़ी कोशिश की गई, उनके पार्टी में डिफेक्शंस भी करवाई गई, फ्री प्रेस रिपोर्टिंग पे भी रिस्ट्रिक्शन की गई, लेकिन उसके बावजूद इलेक्शन की तरफ मामला चलता रहा। उनकी पार्टी टूटी, थोड़े लोग गए, लेकिन जो बहुत एक था कि बड़े पैमाने पे टूटे, ऐसा नहीं हुआ है। अब उनके लिए आना इसलिए ज़रूरी था कि अगर वो नहीं आते तो उनके जो ओपोनेंट वो कहते हैं कि देखिए ये लंदन में बैठे हैं और जस्टिस से भाग रहे हैं। और जैसा कि आपके पैनलिस्ट ने कहा, ये मरियम के फ्यूचर के लिए भी बहुत ज़रूरी है। नवाज शरीफ साहब अब 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं, उनका करियर जो है एक अपनी सीमा की तरफ जा रहा है, जैसा कि जो भी पॉलिटिकल करियर बचा है। लेकिन मरियम का करियर उनके सामने पड़ा है, अगर वो नहीं आते तो उनके जो भी करियर की पॉसिबिलिटी हैं, अभी तो बहुत मुश्किल आते हैं उनके सामने। उनको जेल होगी, कोर्ट्स क्या फ़ैसला करें, क्या नहीं करें, कैसा बने, इलेक्शन भी कैसा हो। जितनी इंटरफेरेंस हुई है उससे इलेक्शन का क्या एक फ्री एंड फेयर रिज़ल्ट आएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है क्या रिज़ल्ट आएगा। लेकिन जो भी मरियम का फ्यूचर है उसके लिए उनका आना ज़रूरी था। ओके सर। तो अब देखना है कि क्या आगे कैसा होता है, कितने लोग उनकी सिंपथी में वोट डालते हैं। उनके सपोर्टर बहुत से हैं, क्या वो ज़्यादा नंबर्स में निकल के आएंगे उनके लिए वोट करने के लिए, इसका क्या असर होगा जो उनको सज़ा दी गई, जिस तरह से उनको लंदन से मामला दिखता है कि इतने तमाम आरोप और सज़ा के बाद दिनों में ही नवाज साहब जब लौटे हैं तो अपनी बेटी को स्थापित करना चाहते हैं। कमरागा साहब, क्योंकि आप लंबे अरसे से वहाँ की राजनीति को और इन नेताओं के साथ जो सेना की रणनीति है उसको भी समझते रहे हैं, क्या सेना की जो इन चुनावों को लेकर रणनीति दिखती है और नवाज शरीफ का लौटना वहाँ पर वो उनके लिए कहीं कुछ सिरदर्दी, कुछ मुश्किलें खड़ी कर सकता है, या फिर जैसे कि 2 पैनलिस्ट कह रहे हैं कि वो सिर्फ मरियम को स्थापित करने तक सीमित देखते हैं जो उनका मकसद फिलहाल है? नहीं, दोनों चीज़ है। पार्टी को बनाए रखना, जाहिर सी बात है मरियम उसमें है ही, एक आने वाली नेक्स्ट पीढ़ी में मरियम आती हैं, उनकी भी फिक्र होगी। लेकिन उन्हीं ने एक बहुत बड़ी सरदर्दी आर्मी के लिए खड़ी कर दी। अभी तक देखिए जो कुछ भी सेना के ख़िलाफ़ जो कुछ भी थोड़े बहुत मूवमेंट थे वो बलूचिस्तान में थे या नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जिसको हम पख्तूनख्वा भी वो लोग अब नया जो नाम रखा गया है वो है, वहाँ के ऊपर भी काफ़ी नया मूवमेंट खड़ा हो गया है यंग लोगों का, पश्तून मुहाफिज मूवमेंट, जिसमें हज़ारों लोग रोज़ाना डिमॉन्स्ट्रेशंस करते हैं जब भी कॉल होती है। शहरों में तमाम फैला है, सिंध में भी हमेशा से आवाज़ें उठती रही हैं कमोबेश। लेकिन पंजाब में कभी ऐसा नहीं हुआ था। नवाज शरीफ पहले हैं, इन्हीं ने इससे पहले भी ये बात की उठाई थी और अब उन्हीं ने खुल के सामने आए हैं। वो उन्हीं ने आर्मी को चैलेंज किया है और उनकी पंजाब के वो एक बड़े लीडर हैं। इस समय भी जितनी वहाँ से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, या डॉन की एक वो जो आई थी प्री पोल सर्वे वगैरह जो आया था, उसमें भी है कि ये काफ़ी आगे हैं। मैं अभी मिडल ईस्ट से आ रहा हूँ, कुछ दिन पहले वहाँ मैं बहुत से पंजाब से आने वाले वर्करों से मिला, कई देशों में, दो देशों में। वो सब का कहना ये था कि नवाज शरीफ बड़े लीडर हैं, उनकी सपोर्ट वहाँ पे अभी भी है काफ़ी। और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन में भी उनके रिजल्ट, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, जिसकी संभावना कम है, इसलिए कि पाकिस्तान की सेना ने तो पहले से तय कर लिया है कि इलेक्शन किस डायरेक्शन में जाएगा, वो उन्हीं ने तय किया और मुझे नहीं लगता कि वो पीछे हटेंगे, इसलिए कि लगातार अरेस्ट हो रही है, वर्कर्स अरेस्ट हो रहे हैं और पीपीपी के ऊपर भी काफ़ी दबाव पड़ गया है। जो आसिफ जरदारी साहब की पार्टी है, उनके भी बहुत से लोगों को किया है, वो हटेंगे नहीं। एक अगर इस तरह की स्थिति हुई तो फोर्सेस ऑफ डिस्टेबलाइजेशन जो है उसकी तरफ मैं समझता हूँ कि पंजाब में भी इस तरह की गतिविधियों का असर पड़ेगा। राम जी, जिस तरीके से पाकिस्तान में और आमतौर पर जब भी चुनाव होते हैं
तो एक बड़ा मोर्चा कई बार सेना के खिलाफ दिखता है राजनीतिक दलों की ओर से। क्या इस बार जो मकसद दिख रहा है, एक तरफ अपनी बेटी को स्थापित करने का, और क्या वो बाहर रहकर अपनी बेटी को उस तरीके से राजनीति में स्थापित नहीं कर सकते थे? और दूसरा ये कि क्या एंटी आर्मी जो मैं कहूँ कि एक पूरा मोर्चा है, उसकी वो अगुवाई करते नजर आने वाले हैं इस फैसले के साथ? जी, बड़ा मुद्दा यही है। मरियम को स्थापित करने से ज़्यादा बड़ा मुद्दा ये है, और नवाज शरीफ जी बार बार इस चीज़ को कहते रहे हैं जब से उनको अयोग्य घोषित किया गया। ये एक तरफा एक निर्णय माना जाता रहा है पाकिस्तानी सिविल सोसाइटी में भी, और उसके बाद से ही ये नारा उन लोगों ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने ये नारा लिया कि वोट को इज़्ज़त दो। और जब अवाम का निर्णय इस तरह का है, मुझे जब 3 बार बनाया गया प्रधानमंत्री तो मुझे पूरा अपना समय करने को दिया जाना चाहिए था। उसके बाद भी इनको अयोग्य घोषित किया गया एक बहुत ही फ्लिम्जी ग्राउंड पर कि इकामा इन्होंने जो है अपने बेटे के किसी कंपनी में लिया भी नहीं उन्होंने, फिर भी इकामा था इसलिए अयोग्य हो गए। और बहुत सी बड़ी बड़ी बातें होती हैं, करप्शन होती है, मॉरल टर्पिट्यूड होता है, लेकिन दूसरे राजनीतिज्ञों को अयोग्य घोषित नहीं किया गया। अभी अगर आपको ज्ञात होगा, सूचित होगा, अभी इमरान खान की फॉर्मर वाइफ ने किताब निकाली है, उसमें उन्होंने खुलेआम कहा है कि इनकी जो मॉरल टर्पिट्यूड थी या जो इनकी ड्रग एडिक्शन की बात है, उन्होंने खुलेआम इसकी चर्चा की है, लेकिन इस पर जो है सेना ने कोई एक उंगली भी नहीं उठाई। तो सेना का और नवाज शरीफ की पार्टी का, नवाज शरीफ की परसोना का बहुत दिनों से ये तनाव चलता आ रहा है। जब से डॉन लीक्स का केस हुआ अक्टूबर 2016 में, उस वक्त दूसरे आर्मी चीफ थे, रहील शरीफ थे, उनकी रिटायरमेंट के बाद नवाज शरीफ ने खुद नए चीफ को चुना। बाजवा साहब चौथे नंबर पे थे, उनसे 3 और सीनियर चीफ थे, उसके बावजूद भी उन्होंने बाजवा साहब को चुना। और ये उम्मीद की जाती थी कि शायद बाजवा साहब का कुछ झुकाव उनके प्रति होगा, लेकिन जो भी चीफ बनता है पाकिस्तान आर्मी में, उसके बाद वो आर्मी की एक इथॉस के दबाव में वो आ जाता है। जो सीनियर कॉलेजिएट लीडरशिप होती है आर्मी जनरल्स की, वो और जो मिडिल लेवल के ऑफिसर्स की, उनमें जो है बहुत डीप सीटेड जो है एक कंटेम्प्ट फॉर सिविलियंस बरकरार रही है। ये एक हिस्ट्री है पाकिस्तान में। तो बाजवा जी को भी इस प्रेशर में आना पड़ा, और जो मिडिल लेवल और सीनियर लेवल आर्मी पेयर ग्रुप का एक प्रेशर रहा है कि भाई डोंट काउट आउट टू सिविलियंस, ये एक तनाव, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता चला गया। और उसके बाद अभी हाल में भी नवाज शरीफ जी ने 12 मई को सिरिल अडमिटा को दोबारा इंटरव्यू दिया डॉन में, उसमें भी उन्होंने कहा कि ये 2 तरह की पावर फोर्सेस ये कब तक चलती रहेंगी। तो मुद्दा वो है सबसे बड़ा, और इसलिए उनका इस वक्त आज आना बहुत ही ज़रूरी था। पर्सनल डिस्कम्फर्ट, इतनी ज़्यादा सिवियर इलनेस उनकी बेगम साहिबा की, उसके बावजूद भी वो आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ पार्टी वाली भी है कि अगर वो ना आते इस वक्त, क्योंकि जो शहबाज शरीफ जी हैं वो नहीं चाहते कि इस तरह का खुला तनाव आर्मी के साथ हो, और अपने भविष्य के लिए, अपने बेटे के भविष्य के लिए भी वो ये नहीं चाहते। तो एक दोगलापन पार्टी के भीतर भी है, अगर वो ना आते तो ये और बढ़ जाता। लेकिन जो भी वोट या जो भी सिंपैथी इस चुनाव में मिलने वाले हैं, वो सिर्फ नवाज शरीफ की पर्सनल कैरिस्मा के दम पे मिलेंगे, शहबाज शरीफ के दम पे नहीं मिलेंगे। इस बात का ध्यान हम लोगों को सबको रखना है। शरद जी, मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से हालात हैं, नवाज साहब का वहाँ पर पहुँचना और अलग अलग खेमों की जो राजनीति है, ऐसे में पब्लिक पोस्चरिंग के लिहाज से, क्योंकि नवाज साहब को ये माना जाता है कि जनता के ये हमेशा समझाने की कोशिश उनकी रही कि लोकतंत्र की तरफ बढ़ा जाए और जो सत्ता में पार्टी आए, जिसको जनता चुने, वो अधिकारों के साथ उसका इस्तेमाल करे। क्या इस फॉर्मूले के साथ आपको लगता है कि वो जनता को वापस खींच पाएंगे पंजाब से बाहर भी? देखिए, ऐसा है कि 2008 और 2013 में जो इलेक्शन हुए पाकिस्तान में, वो रिलेटिवली फ्री एंड फेयर थे। 2013 इलेक्शन से पहले भी ये बड़ा स्पष्ट था कि नवाज शरीफ बहुत पॉपुलर हैं, वो पावर में आने का उनका चांसेस थे। तो उस वक्त आर्मी ने इनको, इमरान खान की पीटीआई को सामने ला के खड़ा किया, उनको बिल्डअप किया। उनकी पार्टी 1996 में बनी थी, तब से 1 सीट आई थी उनकी एक इलेक्शन में, और फिर इतनी बड़ी रैली उनकी होने लगी। लेकिन 2013 में वो मूव जो थी सक्सेसफुल नहीं हुई। अब इस इलेक्शन में भी कोशिश यही रही कि नवाज शरीफ, उनकी पॉपुलैरिटी पंजाब में है, NWFP में भी
काफ़ी क्राउड्स ड्रॉ करते रहे हैं। सिंध में शायद उनका इतना ज़ोर नहीं है, बलूचिस्तान की सीट बहुत कम है। तो कोशिश ये रही है कि पंजाब में उनकी वोट को अंडरकट किया जाए। अब उसमें इमरान खान तो हैं ही हैं, लेकिन वो रिलीजियस पार्टीज़ जमात-उद-दावा, उनकी मिली मुस्लिम लीग है, वो अपने दम पे नहीं लड़ पाई क्योंकि उनको रजिस्ट्रेशन नहीं मिली। लेकिन एक और अननोन पार्टी अल्लाह अकबर तहरीक, उनके चिन्ह पे लड़ रहे हैं वो। और ऐसे ही तहरीक लबाइक है, ये बरेलवीज़ की एक्सट्रीमिस्ट की पार्टी, वो भी लड़ रहे हैं और रिलीजियस एलिमेंट्स लड़ रहे हैं। तो कोशिश ये है कि नवाज़ शरीफ की वोट कटे और उससे कन्फ्यूजन हो, जिससे या तो हंग असेंबली हो जिसमें कि आर्मी अपनी चॉइस की पार्टीज़ मिला के एक गवर्नमेंट बनाए, या फिर इमरान खान पावर में आए। अब देखना है कि क्या होता है। जैसे पहले कहा गया आपके एक और पैनलिस्ट ने, जो ओपिनियन पोल आई थी उसमें बड़ा क्लियर स्पष्ट था कि PMLN आगे है PTI से। पहले ऐसी आती रही। अब बाद में जो ओपिनियन पोल आई है उसमें लगता है उन ओपिनियन पोल को देखते हुए कि रेस जो थोड़ी टाइट हुई है। ये जो कुछ कदम उठाए गए शायद उसकी वजह से भी हुई है, लेकिन फिर भी PMLN की पॉपुलैरिटी काफ़ी है। और जो जनता के साथ कनेक्ट है वो नवाज़ शरीफ का है। बहुत कहा जाता है कि ये दो भाई टूट जाएं, ऐसी भी कोशिश हुई, लेकिन ये दोनों मिलके एक बहुत अच्छी टीम है। नवाज़ शरीफ का जनता के साथ कनेक्ट है। शहबाज शरीफ बहुत मेहनत करने वाले, 16-18 घंटे एक दिन में काम करने वाले आदमी, टेक्नोक्रेट्स हैं जो कि प्रोजेक्ट्स वगैरह ग्राउंड पे डिलीवर करते हैं। तो दोनों इकट्ठे रहें तो अच्छा चलता है, दोनों टूट जाएं तो दोनों का नुकसान रहता है। ओके सर। तो उनकी पंजाब में पॉपुलैरिटी मैं समझता हूँ अभी भी बनी हुई है। अब देखना है कि कितना इंटरफेरेंस और होती, किस किस्म की प्लेइंग फील्ड रहती है। अभी प्लेइंग फील्ड तो बहुत टिल्ट हो गई। बिल्कुल, ये समझना बहुत अहम है कि प्लेइंग फील्ड में जो कि अलग अलग किरदार हैं या फिर जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो इस वक्त उनका रोल कैसा दिख रहा है। साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में करप्शन का इशू जो है मिडिल क्लासेस में थोड़ा सा इफेक्ट होता है। मैं मानता हूं कि इस बार पाकिस्तान में जो अपवर्डली मोबाइल मिडिल क्लासेस हैं उसमें पर्टिकुलरली अर्बन एरियाज में वहाँ पे थोड़ा बहुत इफेक्ट होगा इस करप्शन इशू का, जो कि नवाज शरीफ के खिलाफ जाएगा। लेकिन असली मुद्दा सिविल मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का ही है और इससे हमें आंख बंद करके गुरेज कर लेना एक बिल्कुल नाइंसाफी सी है। और कमर आगा साहब, जो जिस तरीके से उन्होंने जब वापसी उनकी हुई है, स्वदेश लौटे हैं, उनकी पत्नी जिस तरीके की सीरियस कंडीशन में है, बेटी के साथ वापस लौटना, ये चैलेंज करते हुए कि मैं तो वापस लौट रहा हूँ, लड़ाई लड़ूंगा, और अगर इसी तरह का मसला है तो फिर परवेज मुशर्रफ को कौन ला सकता है, वो ला के दिखाएं, मैं यानी कि लड़ाई लड़ने के लिए लौट रहा हूँ, ना कि किसी और वजह से। ये संदेश जो है पाकिस्तान की जनता के लिहाज से और चुनाव में कितना इसका इम्पैक्ट आप देखते हैं उस पर? इससे काफ़ी सिंपैथी वेव होती है, जनरेट हो जाती है। इसलिए कि अगर कोई आदमी अपनी बीवी को, जो कि जिसके हालात इतने ख़राब हैं, बहुत क्रिटिकल कंडीशन में है, कोमा में है, वर्चुअली देखा जाए, कुछ क्षणों के लिए उन्हीं ने आँख खोली थी, उनको वहाँ छोड़ के वो वापस आ रहे हैं, तो आने से ही काफ़ी उनका इमेज, और फिर उनकी एक अच्छी इमेज है, वो पंजाब के सबसे बड़े लीडर हैं, उनको इस पर किसी को कोई दूसरा शक नहीं है। तीसरी चीज़ ये है कि करप्शन में वहाँ अकेले वो तो इन्वॉल्व है नहीं, वहाँ पे ज़्यादातर पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं किसी न किसी उसमें है। इमरान साहब का भी नाम है, इमरान खान का उसमें मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में उनके खिलाफ उनका भी नाम है कई जगहों पे, लेकिन उनके खिलाफ कोई न तो एक्शन लिया जा रहा है, न अकाउंटेबिलिटी कोड जो है उनको घेरे में ले रही है। ये सिलेक्टिव पनिशमेंट उनको जो मिल रहा है, इसका मैं नहीं समझता कि बहुत ज़्यादा असर होगा इलेक्शन में। मुद्दा जो उन्हीं ने उठाया है वो सिविल मिलिट्री का है, ये जो है वहाँ पे इसकी ये बहुत ही नाजुक मुद्दा है। दूसरी बात ये है कि देखिए, ये पहली बार नहीं उठाए, इससे पहले बेनज़ीर भुट्टो, फिर उससे पहले उनके फादर, उन्हें भी उठाया था मसला, उनके साथ जो हालत हुए थे हम सब जानते हैं। नवाज़ शरीफ के साथ वो हालत नहीं हो सकती, ऐसा लगता है, इसलिए कि नवाज़ शरीफ खुद बहुत कंजर्वेटिव इस्लामिक बैकग्राउंड से आने वाले आदमी हैं और इनकी काफ़ी वहाँ पे सपोर्ट है जमात इस्लामी और जमातुल उलमा इस्लाम जैसी कट्टरपंथी धर्म। ज़ियाउल हक साहब इनको लेके आए थे पॉलिटिक्स में, ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स में थे, और दूसरे ये पंजाब से हैं और पंजाब के जो लोग होते हैं वो आर्मी में भी हैं
और दूसरे बड़ा बेस है, इंस्टीट्यूशन में पंजाब भी के लोगों उनका का बेस है। तो इनको आसानी से वो लोग, आर्मी अगर ये सोच रही है कि वो दबा लेंगे या इनको हटा दिया जाएगा सीन से जैसे औरों का हटाए, तो वो संभव नहीं हो पाएगा। अगर होगा तो बहुत वायलेंस वहाँ पे होगा। ओके शरद साहब, वक्त भी खत्म, माफ़ी चाहूँगा, बहुत संक्षेप में सर की राजनीतिक भविष्य तो जिस तरीके की सजा हुई है नहीं दिखता है, लेकिन क्या वो अपनी बेटी का राजनीतिक भविष्य वहाँ पर संवारते हुए देख सकते हैं इन चुनावों के साथ? देखिए, वो बड़ी देर तक 2013 इलेक्शन तक तो मरियम जो थी वो शेडोज़ में थी। वो 2013 इलेक्शन के बाद बड़े पैमाने पे आगे आईं, और जो ख़बर आती है वो ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की बड़ी पॉपुलैरिटी है, और उनके साथ साथ मरियम की भी पॉपुलैरिटी बन गई है, लोगों तक उनकी पहुंच है। अब आगे क्या होता है, क्या उनका फ्यूचर बनता है, ये तो निर्भर करेगा कि ये अब कैसे हालात बनते हैं अब से कुछ चंद दिनों में। और दूसरा मैं ब्रीफली कहना चाहूँगा, देखिए अकाउंटेबिलिटी हो हर मुल्क में, ये तो बड़ी नेचुरल चीज़ है, होना चाहिए। लेकिन मैंने शुरू में ही कहा कि जैसा चला है ये, ऐसा लगता है कि बड़ी सिलेक्टिव अकाउंटेबिलिटी है। ओके सर। मुशर्रफ, उनके खिलाफ ट्रीजन का केस है, बाहर बैठे हैं। बहुत से आर्मी जनरल्स के खिलाफ पहले केस बने थे जब इफ्तिखार चौधरी चीफ जस्टिस थे, वो भी कहीं सिरे नहीं चढ़े, और बहुत से पॉलिटिशियंस के खिलाफ हैं। तो अकाउंटेबिलिटी हो अक्रॉस द बोर्ड तो वो तो समझ में आएगा। लेकिन जैसा ये हुआ है, मैं फिर ये रिपीट करूँगा कि इससे तो ये सिविल मिलिट्री का ही मामला लगता है। चलिए सर, वक्त कब खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप चार मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए और बताने के लिए कि असल में पाकिस्तान की अंदरूनी राजनीति और आने वाले आम चुनाव के बीच नवाज शरीफ का लौटना, उसका संदेश क्या है और वहाँ पर चुनाव में वो कितना बड़ा एक कारक के तौर पर काम करने वाले हैं, और आर्मी के मंसूबे या जो उनके इरादे हैं उस लिहाज से वो कितना बड़ा रोड़ा बन सकते हैं। और बात आप दर्शकों की राय और सुझाव की। हमने कार्यक्रम किया था नाटो को लेकर, जहां पर मतभेद दिख रहे थे। 12 जुलाई को हमारे दर्शक अमन वर्मा लिखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के वर्तमान में नाटो की प्रासंगिकता से जुड़े अनेक पहलुओं पर एक्सपर्ट द्वारा की गई चर्चा से बेहद अहम जानकारी उन्हें मिली जो लाभदायक रही। खुशवंत सिंह लिखते हैं कि नाटो पर हुई परिचर्चा ने हमें नाटो के बारे में विस्तार से जानकारी दी और साथ ही ये भी बताया कि शैशवावस्था से लेकर आज तक के स्वरूप में वो क्या है। पैनल में शामिल सदस्यों के विचारों और विश्लेषणात्मक क्षमता ने हमें नाटो की प्रासंगिकता से परिचित कराया और साथ ही अमेरिका के दूसरी दुनिया के प्रति अपनाई जा रही वैश्विक रणनीति से भी अवगत कराया। नाटो को अपने उद्देश्यों में बदलाव करना चाहिए और इसका रुख रूस विरोधी न होकर उन अवांछनीय शक्तियों के विरुद्ध होना चाहिए जो लोकतंत्र और मानवता के खिलाफ हैं। साथ ही सदस्य देशों पर आरोपित की गई शर्तों को लचीला बनाया जाए ताकि नाटो विघटित होने की बजाय एक नया स्वरूप लेकर उभरे। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप यूं ही हमें अपनी राय सुझाव भेज सकते हैं, हमारे फीडबैक के जरिए आप मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ कार्यक्रम आप हमें हमारे YouTube पर देख सकते हैं। तो फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।